चलिए आज हम अध्ययन करते हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो चारों विधियां है, उत्पादन संगणना विधि, आय संगणना विधि, व्यय संगणना विधि, सामाजिक लेखांकन विधि। तो एक एक कर इसका अध्ययन करते हैं। पहली है उत्पादन संगणना विधि। राष्ट्रीय आय को संगणना की इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर, सारा जो खेल है राष्ट्रीय आय में एक वर्ष का ही रहता है। ठीक है, तो एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन सब वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात कर लेने के पश्चात उन सब को जोड़ने से जो कुल राशि आती है, उसी राशि राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष आएगा ही, वस्तुओं और सेवाएं आएगी, तो उनकी जो सभी जो अलग अलग वस्तुएं हैं, उन सबको जब जोड़ लेंगे, सबसे जो आय प्राप्त हो रही है, उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादन के सभी का योग कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। तो देखिए फॉर्मूला, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, प्लस सरकारी अनुदान, सरकार से अनुदान, माइनस अप्रत्यक्ष व्यापारिक कर, माइनस सरकारी उद्योगों का आधिक्य, माइनस व्यावसायिक भुगतान और सांख्यिकी समायोजन। ठीक है, अब देखिए उत्पादन संगणना विधि के कुछ लाभ है। क्या लाभ है और इसकी कुछ हानियां भी है, तभी तो अलग अलग विधियां हैं, तो तीनों ही एग्जिस्ट करें। तीनों में क्या है? कुछ लाभ है, कुछ हानियां हैं, तो तीनों का देखते हैं। तो पहला है उत्पादन संगणना विधि के लाभ क्या है। तो पहला तो है राष्ट्रीय आय की गणना की क्या है? सरल और सुविधाजनक है, कि आय को जोड़ देना है। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना सही होती है, क्योंकि इसकी गणना के लिए देश के सभी प्रकार की उत्पत्ति और व्यापार से संबंधित आंकड़ों की सहायता से ली जाती है। नेक्स्ट है कृषि अथवा निर्माणी उद्योग में तैयार होने वाला माल का मूल्यांकन करना भी सरल है। नेक्स्ट है यह विधि सभी देशों में अपनाई जाती है। ठीक है, और पांचवा है यह विधि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संरचना की तुलना में बहुत उपयोगी है और सापेक्षिक महत्व को भी स्पष्ट करती है। अब देखो इसमें उत्पादन संगणना विधि को गणना करने में क्या कठिनाई आती है, क्या सीमाएं हैं। तो पहली तो क्या है, इस विधि से दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। उत्पादन तो कर दिया, वो कहाँ वापस उत्पादन जा रहा है उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्या संभावना रहती है? दोहरी गणना होती है। और हमारा क्या है कि दोहरी गणना तो राष्ट्रीय आय में होनी नहीं चाहिए, तो ये संभावना थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, क्योंकि उत्पादन की गणना मूल स्थान एवं निर्माण स्थल पर की जाती है। दूसरी क्या है, व्यापारिक लेन देनों के अंतर्गत सम्मिलित होने वाला माल इतने प्रकार का होता है कि उसका वास्तविक मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। लेन देन के बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो माल होते हैं, इसलिए उनका वास्तविक रूप से जो मूल्यांकन करना होता है वो क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है इस विधि का वही उपयोग किया जा सकता है जहां वर्ष के कुल उत्पादन की संगणना व्यवस्था हो। ठीक है, इसको हर कोई देश अपना नहीं सकता है, जहां पे उसके लिए पूरी व्यवस्था हो इस गणना की, वो आराम से कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आय संगणना विधि। आय संगणना विधि, आय कहां से प्राप्त होती है? राष्ट्रीय आय की आय संगणना विधि के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों को प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय, इनको व्यक्तियों को या व्यावसायिक उपक्रम को प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय को ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात इनसे प्राप्त होने वाली आय का योग कर लिया जाता है, और जो योग आता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि कहाँ कहाँ से आय प्राप्त हो सकती है? वेतन के रूप में व्यक्तियों को होती है, मजदूरी के रूप में हो सकती है, या अन्य कोई भुगतान के रूप में भी उनको आय प्राप्त हो सकती है। दूसरा, वो कुछ शुद्ध ब्याज भी कमा सकते हैं, तो शुद्ध ब्याज, अगर कोई भूमि वगैरह है तो लगान। ठीक है, गैर निगम उद्योगों में लाभ, एक तो निगम के उद्योग होते हैं, एक होते गैर निगम, नए उद्योगों का जो लाभ होता है। ठीक है, प्लस कर पूर्व निगम लाभ, कर से पूर्व का जो निगम का लाभ है, इन सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ये क्या थी? आय संगणना। अब देखते हैं इसके लाभ क्या है, या इसमें आय संगणना विधि की सावधानियां क्या क्या रखनी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती है, तो उन सावधानियां क्या क्या रखनी है उनको देखते हैं। पहला क्या है, उन सेवाओं तथा वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जिनका भुगतान मुद्रा में नहीं किया जाता है। ठीक है, पहली क्या है, जिनका भुगतान सेवा और वस्तु तो है,
उनका लेन देन भी हो रहा है लेकिन उनका भुगतान मुद्रा में नहीं करता है, उनका सम्मिलित नहीं करना है। क्या क्या है, जैसे बच्चों के लालन पालन के लिए महिलाओं की सेवा तथा घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं की सेवा। क्या बच्चों के लालन पालन और घरेलू कार्यों के लिए महिलाएं पैसे लेती है आपसे? नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, तो मुद्रा का भुगतान नहीं हो रहा है, तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। हालांकि बड़ा इशू भी है, कई बार कहा जाता है वो अपनी सेवाएं दे रही है तो इनको शामिल करना चाहिए, इनके ऊपर भुगतान होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इस तरह का भुगतान नहीं होता है। दूसरा है, उन भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो कि आय निर्माण नहीं करते, जो आय निर्माण नहीं करते उन भुगतानों को भी शामिल नहीं करते। नेक्स्ट है, यदि किसी साहसी द्वारा, साहसी यानी उत्पादक द्वारा स्वयं के साधनों को उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है तो इसका पुरस्कार राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। ठीक है, इसको जोड़ा जाए, लेकिन कई बार छूट जाता है। जैसे मालिक की अपनी पूंजी लगाता है तो वो पूंजी पे ब्याज, अगर कहीं से और से लेता तो ब्याज देता, तो उसको भी वो अपने ब्याज का हिस्सा मानना चले। या साहसी खुद अपने वहाँ पे काम करता है, तो अगर वो कहीं और काम करता तो वहाँ से भी वेतन लेता, तो कितना वेतन लेता है तो वो कम से कम वहाँ से भी चाहेगा कि इतना वेतन तो उसका है, उसके खुद के कार्य का। ठीक है, तो इनको भी शामिल होता है। अतिरिक्त आय अथवा सुरक्षित शेष के तहत जो राशि उपलब्ध होती है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए। अब देखिए आय संगणना विधि के लाभ। आय संगणना विधि क्या, यह भी एक सरल विधि है, क्योंकि आयकर विभाग एवं जनगणना की अनुसूचियों से क्रमशः आयकर दाताओं की आय, निम्न वर्ग की आय की सही जानकारी ज्ञात कर ली जाती है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि आयकर विभाग भी करता है, जनगणना विभाग जनगणना के अनुसार भी करता है, उसकी गणना करना थोड़ा सा इजी भी है। अब देखिए, आय के वितरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें क्या है, आय के वितरण की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी, कहाँ पे आय किधर जा रही है, ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, कौन से वर्ग की ज़्यादा प्राप्त, तो उनको गणना करना भी या जानकारी प्राप्त करना भी आसानी है। आय की दोहरी गणना की भी संभावना कम होती है, आय तो एक बार ही मिलेगी तो डबल गणना भी नहीं होगी। इस विधि से प्राप्त किए गए निष्कर्ष अधिक सही होते हैं, क्योंकि इस विधि का मुख्य आधार सांख्यिकी विभाग है। इसका आधार क्या है, सांख्यिकी विभाग, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय भी होते हैं, इसके आंकड़े भी सही प्राप्त होते हैं। अब देखिए व्यय संगणना विधि, जिसका यूज कम होता है, लेकिन तीनों ही विधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, आय, व्यय और उत्पादन। तो व्यय संगणना विधि में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए वार्षिक व्यय को जोड़कर जो कुल व्यय की राशि ज्ञात कर ली जाती है, उस पश्चात व्यय की राशि में कुल बचतों को जोड़ लिया जाता है, तो एक योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर जो भी व्यक्ति या निगम जो कुल व्यय कर रहे हैं और उनकी जो कुल बचत है उनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आय। मतलब आप अगर आय कमाते हैं तो या तो क्या करोगे, आप उनको खर्च करोगे या बचाओगे, और जो आप जितना आपने खर्च किया और जितना आपने बचाया है अगर दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। बस यही था व्यय संगणना विधि। अब देखिए व्यय संगणना विधि प्रयोग करने में आने वाली कठिनाइयाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। प्राय लोग छोटी छोटी सी राशि के रूप में भी व्यय करते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, छोटी छोटी राशि बहुत खर्च करते हैं, अतः समस्त जनसंख्या की व्यय राशि ज्ञात करना अति कठिन कार्य है। कौन कितना खर्च कर रहा है ये ज्ञात करना, आय प्राप्त करना तो ये वो बड़े रूप में आती है, व्यय तो आप कभी 2 रुपये कर रहे हैं, 1 रुपये करते हैं, इतने इसकी गणना करना तो बहुत कठिन कार्य है, तो ये थोड़ी कठिन है। प्राय अविकसित देशों में व्यय तथा बचत के विश्वसनीय समक प्राप्त आंकड़े प्राप्त नहीं होते, इस कारण राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन है। विकसित देश है वहां पे तो चलो डिजिटलाइजेशन है कैसा है तो वो कर लेते, लेकिन अविकसित या अल्प विकसित देश है तो उसके लिए तो बहुत कठिन है। नेक्स्ट है कुल व्यय के साथ कुल बचत के समंग भी ज्ञात करना है। बाकी में सिर्फ आय उत्पादन देखना है, इसमें तो व्यय के साथ में बचत को भी जोड़ना कि बचत जुड़ेगी तभी जाके राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। और नेक्स्ट है यह विधि अविकसित देशों में तो इसलिए अधिक उपयोगी नहीं होती क्योंकि वहाँ बचत एवं विनियोग की सुविधा देने वाली विशिष्ट संस्थाओं का अभाव है, जिससे बैंक और वित्तीय संस्था वहाँ पे है ही नहीं, तो उनके कारण भी उनका यूज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है यह विधि अधिक व्यवहारिक नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत व्यक्तियों की उपभोग्य व्यय एवं बचतों को ज्ञात करना कठिन है। ठीक है, व्यय और बचत को ज्ञात करना व्यक्तियों की बहुत कठिन कार्य है, इसलिए भी ये उपयोगी नहीं है। तो ये तो थी हमारी 3 इंपोर्टेंट विधियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। अब है चौथी विधि है सामाजिक लेखांकन विधि, जो नई विधि है एक तरह से। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की इस विधि का
प्रतिपादन प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने किया है। किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने किया। इस विधि के अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। देश की जितनी जनसंख्या उनको क्या करेंगे? अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। वर्गीकरण में समान आय वालों को समान वर्ग में रखा जाएगा कि जितने समान आय, जैसे कि मान लो कि 1 से 10,000 कमाने वाले, फिर 10 से 20,000 वाले, 20 से 50, 50 से 100, ठीक है, इस प्रकार के वर्ग बना देते। तो जो 1,000 से 10,000 तक कमाने वाले हैं वो सारे लोग एक वर्ग में आ जाएंगे। तो इस प्रकार उनको समान वर्ग में समान आय वालों को रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग के कुछ व्यक्तियों की आय ज्ञात करके उसका औसत निकाला जाता है और उसी के आधार पर संपूर्ण वर्ग की आय ज्ञात कर क्या करेंगे? 1 से 10 वाले तो उनके कुछ लोगों को हम लेंगे और उनका औसत निकाल देंगे आय का, वो उस वर्ग की आधार मान लेंगे। और इसी प्रकार सभी वर्गों को निकालेंगे, सभी वर्गों की आय का योग करके देश की आय का अनुमान लगाया जाए। ठीक है, तो इसमें एक तरह से आपको कहे तो ये नमूना विधि है कि सभी लोगों की निगाह करें, कुछ लोगों के वर्ग में बांट के उनका योग कर लेंगे ताकि वो अनुमान नहीं लगे। इसलिए इसमें क्या लगेगा? अनुमान, ये वास्तविकता नहीं बताएगा। तो सामाजिक लेखांकन विधि किसी समाज तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की विधि है। यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूह उप समूह के लेखों को तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इन विभिन्न लेखों के समूहीकरण द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। सामाजिक लेखांकन विधि का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक नीति की जानकारी प्राप्त करना और देश की अर्थव्यवस्था का नियमन और नीति के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि ये तो अनुमान पे आधारित है। राष्ट्रीय सामाजिक लेखांकन की विधि, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन विधि के लाभ क्या है? यह विधि शुद्ध एवं सही समझी जाती है। पहला क्या? यह विधि शुद्ध एवं सही समझी जाती है। दूसरा क्या है? इस विधि में देश की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी हो जाती है। सिर्फ जानकारी हो जाती है, वास्तविकता तो है नहीं, फैक्ट नहीं कहते हैं, लेकिन अनुमान काफी जानकारी सही से मिल जाती है। इस विधि में प्राप्त आंकड़ों से उत्पादन, विनियोग एवं रोजगार आदि के अध्ययन में सहायता मिल जाती है। और नेक्स्ट चौथा है, यह राष्ट्रीय आय को मापने की सरल एवं दोहरी लेखा विधि होने के कारण परिणाम शुद्ध व सही निकलते हैं। ठीक है, और पांचवा है, इस विधि की सहायता से अर्थव्यवस्था के परिचालन, ऑपरेशनल, ठीक है, के नवीन तरीके ज्ञात हो सकते हैं। और छठा है अंतिम है, यह विधि मनुष्य तथा मानवीय संस्था को भली भांति समझने में सहायक है। इतनी आसान है कि कोई भी मनुष्य, मानवीय जितनी भी संस्था है वो आसानी से इसको समझ सकती है। अब इसके दोष क्या है? इस विधि का सीमित देशों, विकसित देशों में ही प्रयोग किया जाता है। यह खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि है, क्योंकि सामाजिक लेखों को बनाने में दोहरी खाता पद्धति तैयार करनी पड़ती है। अन्य विधियों की तुलना में यह विधि कठिन है, क्योंकि संबंधित आंकड़ों के साथ लेखों को बहुत सावधानी और शुद्धता से तैयार करना पड़ता है। ठीक, इस प्रकार अपनी तीनों जो विधियां हैं कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है इनका क्या महत्व है, उनका प्रयोग कहाँ करते हैं। राष्ट्रीय आय पढ़ ली, विधियां पढ़ ली, विभिन्न रूप पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए, परिभाषाएं पढ़ ली। अब इतना पढ़ा, इनका यूज कहाँ आ रहा है? राष्ट्रीय आय, जब से हम राष्ट्रीय आय करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे या उसका क्या महत्व है? तो पहला क्या है? आर्थिक नियोजन में सहायक। वर्तमान युग में अधिकांश देश आर्थिक नियोजन को अपनाकर आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार के देशों की योजनाओं का निर्माण एवं सफलता का मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आय के समंग बहुत उपयोगी है। अगर जो भी नियोजन को योजनाएं बना रहे हैं उसके लिए राष्ट्रीय आय बहुत उपयोगी होती है। योजना में बचत, उत्पादन, विनियोग के लक्ष्य तय करने में राष्ट्रीय आय के आंकड़े एक आधार का काम करते हैं। इसी प्रकार आर्थिक नियोजन की सफलता का मूल्यांकन भी राष्ट्रीय आय समंग के अनुसार ही लिया जाता है। जो भी हमने नियोजन के लिए जो भी बनाए, हमने प्लानिंग बनाई, उसके अनुसार हमने काम किया, क्या वो सफल रही है हमारी प्लानिंग के लिए, तो उसका भी मूल्यांकन कैसे करें? राष्ट्रीय आय। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ी है तब तो जब सफल है, और राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी, उल्टा कम हो गई या कम गति से बढ़ी, नॉर्मल जो बढ़ रही थी उसी गति से बढ़ रही है, तो मतलब जो हमारी प्लानिंग तो फेल हो गई। नेक्स्ट है
आर्थिक नीतियों का निर्धारण। सरकार आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण करती है, जैसे व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक एवं साख नीति, कर नीति तथा आयात निर्यात नीति। इन सब नीतियों में राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पूर्वानुमान संभव। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग संबंधी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने में बहुत ही सहायता मिलती है। उत्पादक एवं विक्रेता द्वारा अपनी उत्पादन व्यवस्था तथा विक्रय व्यवस्था में परिवर्तन इन्हीं के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में के विकास का अध्ययन। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त है। कैसे? जैसे कृषि के रूप में उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग एवं संचार और भी है। ठीक है, इन सब सेक्टरों में अलग अलग विभक्त होती है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों में एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की तरफ अधिक ध्यान देकर उस क्षेत्र का विकास किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार चक्रों की जानकारी। व्यापार चक्र क्या होता है? तेजी और मंदी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की समंकों की सहायता से व्यापार चक्रों के विश्लेषण में आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इससे मंदी व तेजी की अवस्थाओं में परिवर्तन करके नियमित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रगति का सूचक। राष्ट्रीय आय को आर्थिक प्रगति का सूचक समझा जाता है। इसका कारण यह है कि इससे आर्थिक प्रगति की जानकारी की जाती है, देश प्रगति के पथ पर है या नहीं, उत्पादन के साधनों का प्रयोग हो रहा है या नहीं आदि का पता लग जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाने से विभिन्न देशों का तुलनात्मक मूल्यांकन संभव है। आर्थिक उन्नति की तुलना राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों के आधार पर ही की जाती है। विकसित एवं विकासशील देशों के रूप में विश्व के देशों को वर्गीकृत करने का कार्य प्राय राष्ट्रीय आय अनुमानों की सहायता से ही किया जाता है। और अंतिम है समाज के लिए उपयोगी। राष्ट्रीय आय के समंकों से यह ज्ञान होता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण ठीक हो रहा है या नहीं, अतः एक समाज सुधारक प्रशासक यह काम करेगा कि इस बुराई को कैसे दूर किया जाए कि राष्ट्रीय आय का जो वितरण है ठीक हो रहा है कि नहीं। वितरण कैसे? यानी वितरण मतलब राष्ट्रीय आय का हिस्सा ज्यादातर अमीरों के पास जा रहा है, गरीबों के पास जा रहा है कि सभी लोगों के पास बराबर जा रहा है। अगर ज्यादा अमीरों के पास जा रहा है तो गलत है, तो उसको गरीबों के और कैसे ट्रांसफर किया जाए उसका प्रयास करेंगे। सभी लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कुछ न कुछ हिस्सा आए, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी समाज के लिए काफी उपयोगी रहेगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयां। मापन की विधियां तो खूब पढ़ ली, लेकिन जो मूल रूप से क्या कठिनाई आ रही है, तो पहली है सही लेखों तथा सूचनाओं का अभाव। प्राय विकसित देशों में छोटी छोटी इकाइयों की आय काफी कम होती है। ये इकाइयां छोटे छोटे कारीगरों, अशिक्षित, अदक्ष कारीगरों द्वारा चलाई जाती है, इसलिए वे आय का हिसाब किताब ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं। जब इनसे इस बारे में सूचना ली जाती है तो वे गलत सूचना दे देते हैं। तो यह संभव नहीं है कि राष्ट्रीय आय के समूह ठीक प्राप्त हो। मतलब आंकड़े जो हमारे पास छोटे छोटे व्यय होते हैं, आय होती है, उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। जो प्राय विकसित देश है उनमें तो हो जाता है, लेकिन अल्प विकसित या विकासशील उनके लिए काफी कठिनाई होती है। सबसे बड़ी दूसरी समस्या क्या है? दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। राष्ट्रीय आय के मापने की कठिनाई में यह सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई है। अनेक वस्तुएं एवं सेवाएं ऐसी होती है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके अनेक बार गिनने की समस्या रहती है एवं मध्यवर्ती या अंतिम वस्तुओं के बीच सही तथा स्पष्ट अंतर कर पाना एक कठिन कार्य है। इसलिए राष्ट्रीय आय वास्तविकता से ज्यादा अनुमानित हो जाती है। डबल काउंटिंग होने की संभावना बढ़ी रहती है। जो रियल में जो राष्ट्रीय आय है उससे ज्यादा शो हो जाती है। नेक्स्ट है सेवाओं तथा वस्तुओं का विनिमय के लिए उपलब्धता का न होना। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका व्यापारिक उपयोग होता है। अधिकांश विकसित देशों में ग्रामीण जनता प्राथमिक वस्तुओं का निर्माण करने से कई प्रकार के व्यय नहीं किए जाते हैं। जैसे ग्रामीण अपने कच्चे माल स्वयं ही बना लेते हैं, चूंकि ये लोग इन कच्चे माल का बाजार में निर्माण
नहीं करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कम प्राप्त होती है। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि वस्तु के बदले वो वस्तु हो जाती है, तब भी उसका राष्ट्रीय आय के रूप में गणना नहीं हो पाती है, तो कम राष्ट्रीय आय 100 हो जाती है। नेक्स्ट, अमौद्रिक अर्थव्यवस्था की समस्या। हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग अमौद्रिक है, यानी मुद्रा में नहीं होता है। अधिकांश क्रियाएं मुद्रा द्वारा न की जाकर वस्तु विनिमय के द्वारा की जाती है। आज भी चलती है कई जगह कि भाई तुम हमारे यहाँ पे चारा दे देना, मैं हमारा तुम गेहूं की बोरियां डलवा देंगे। इस प्रकार की क्या वस्तु विनिमय आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। तो ऐसी दशा में इन क्रियाओं का समावेश नहीं करने से राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना सही सही नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण वर्गीकरण। राष्ट्रीय आय की गणना उद्योगों के अनुसार की जाती है, इसलिए आर्थिक क्रियाओं को उद्योगों के अनुसार विभाजित करना पड़ता है। परंतु विकासशील देशों में तो औद्योगिक श्रमिक कुछ समय के लिए कृषि का कार्य भी करते हैं। विकसित देश है वहां पे तो एक व्यक्ति एक ही कार्य करता है, लेकिन विकासशील या विकसित है देश है वहां पे एक ही व्यक्ति कई सारे कार्य करता है। जैसे वो कुछ समय के लिए औद्योगिक श्रमिक होता है तो कुछ समय के लिए कृषि का कार्य भी करता है। ऐसी दशा में ज्ञात करना कठिन होता है कि इन श्रमिकों की आय उद्योगियों के अंदर कितनी आएगी। यह कार्य तब और कठिन हो जाता है जब एक ही व्यक्ति एक वर्ष की अवधि में कई व्यवसायों में कार्य करता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के अंशों की समस्या। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम दो या दो से अधिक राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय की आपस में तुलना करते हैं। तो विश्व के सभी देशों में राष्ट्रीय आय के अंक समान नहीं होते। इस कारण विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय के आधार पर तुलना कर पाना एक कठिन कार्य हो जाता है। नेक्स्ट है सही समंकों के संग्रह की समस्या है। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु समंकों को एकत्रित करने हेतु विभिन्न तरीकों में अनेक दोष पाए जाते हैं। फलस्वरूप वे पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि से संबंधित समंकों को ग्राम सेवक अथवा पटवारी एकत्रित करते हैं। ये समंकों के बारे में प्रशिक्षित नहीं होते हैं, समंकों के बारे में बारे में प्रशिक्षित नहीं होते और ये इनके संग्रहण के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दे पाते। तो ऐसी दशा में समंक न तो शुद्ध होते हैं न ही विश्वसनीय होते, वो जो भी मन आता है वहां लिख लेते हैं और वास्तविकता भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट सेवाओं का मूल्य ज्ञात करना कठिन। तो वस्तु का तो मूल्य क्या हो जाता है, लेकिन सेवाओं का ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती है, लेकिन शिक्षक की ऐसी सेवाएं जो अलग अलग समय अर्थात निर्धारित समय के अतिरिक्त भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मूल्य ज्ञात करना कठिन कार्य है। तो राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, अब अंतिम हमारा है जो टॉपिक राष्ट्रीय आय के जो मापन की कठिनाई आई है, अब इनको दूर कैसे करें, इसको दूर करने के उपाय है वो देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित सही लेके सही समंकों एवं सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए कर्मचारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय आय के मापन से दोहरी गणना हो जाती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य में शामिल करना चाहिए, जो हम यही कर रहे हैं। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करके राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। इसके लिए कृषि वस्तुओं का बाजार में वर्गीकरण किया जा सकता है एवं कृषि पदार्थों का मूल्य संबंधित बाजारों से लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना में अमौद्रिक अर्थव्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का सही एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसके आधार पर ही आय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए, ये भी एक उसका उपाय है। दूसरा है नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में जितनी इकाइयां कार्यरत है उन सबका विवरण एक जगह संकलित हो जाना चाहिए। उन सभी इकाइयों को सही सूचना प्राप्त करनी चाहिए। आय से संबंधित समंकों का कार्य स्थानीय सरकारों को सौंपना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, तो वो भी आय के आंकड़े प्राप्त करने में विश्वसनीय होंगे। देशवासियों को अपनी आय से संबंधित हिसाब किताब सही रखने, सरकार को सही सूचना देने की हिदायत दी जानी है, जो काफी इनकम टैक्स द्वारा ITR की फाइल करके किया जाता है।
आयकर विभाग को चाहिए कि वे करदाताओं की आय की जानकारी और उनसे कर ले। ठीक है, तो ये थे इनके उपाय। इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।